हाँ, तो छात्रों सुप्रभात। और कक्षा 10वीं का पूरक पठन जो 10 नंबर का जो पेज नंबर 42 ठेस, ये पूरक पठन जिसे कहते हैं आप मराठी में सूक्ष्म अध्ययन। पूरक पठन ये कठिन नहीं होता, सरल। अगर हम मन से ध्यान से अगर उसे 1-2 बार से गद्य को, इस पूरक पठन को पढ़ लेंगे तो समझ में आने वाली बातें इसमें रहती हैं। अब ये जो ठेस ये जो पूरक पठन है, इस पूरक पठन का लेखन करने वाले लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी। अब वे ये जो ठेस, ये जो पूरक पठन है, इसमें क्या बातें दी है इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्कि लेखक का परिचय संक्षिप्त में जो है उसे देख लेंगे। अब देखिए, फणीश्वर रेणु जी, इन्हीं का जन्म 1921 में पूर्णिया, इस गांव में, शहर में कि जो बिहार में स्थित, और इनका मृत्यु या अंत 1977 ईस्वी में हुआ। इन्हें वे लगभग 56 बरस जिए। अब उन्होंने जो उनका बारे में जो जानकारी है कि वह हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले, हिंदी में जो भी कथाधारा है इसी का रुख, इसकी दिशा, रुख यानी दिशा, ये बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। देखिए, संज्ञा यानी क्या, परिभाषा है। आज़ादी के बाद के प्रेमचंद कहकर इन्हें पहचाना जाता है, इन्हें जाना जाता है। किन्हें? लेखक को, फणीश्वरनाथ रेणु जी से। कि जैसे कि प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी उपन्यास के सम्राट कहकर जाना जाता था, इन्हें अच्छे खासे साहित्यकार कहकर उन्हें पहचाना जाता था, वैसे आज़ादी के बाद के प्रेमचंद जी कहकर इन्हें पहचाना जाता है। या ये संज्ञा, ये व्याख्या, परिभाषा कहकर इन्हें पहचाना जाता है। लोग जानते हैं। आपकी कहानियों और उपन्यासों में, उनकी जो भी कहानियां हैं या उपन्यास है, जिसे मराठी में आप लोग क्या कहते हैं, कादंबरी। तो इसे इन्होंने आंचलिक जीवन की धुन, हम जीवन जीते समय जो भी काम करते हैं, जो समस्या आ जाती है, जो कठिनाइयाँ आ जाती है, तो उसे किस ढंग से हम उसे पार करते हैं या सुलझाते हैं, तो इसे अपने जीवन में मानकर धुन, गंध, लय या ताल और सुर, सुंदरता, ये सब बातें इन्होंने अपने लेखन में ले लिए, ढाल दी, रखी है। और इसीलिए कुरूपता, स्पष्ट, यानी अच्छी बातें हो, बुराई हो, जो भी है, या उसमें गंध हो, खुशबू हो, लय, स्वर, ये सब इन्होंने इसमें उनके लेखन में दिखाई देती हैं। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। इनकी जो लेखन शैली है इसमें जादुई असर, अब जादुई असर क्या करते हैं, एकाएक कुछ बदलाव हो जाना, इसे जादू कहकर जाना जाता है, दिखाया जाता है। एक हम देखते हैं और वह हो जाता है दूसरा। वैसे ही
इनकी भाषा शैली उस तरह की है। अब इन्होंने लिखे गए कुछ कृतियाँ या प्रमुख रचनाएं कहकर कुछ लिखे हुए किताबों के नाम दिए गए हैं। अब जो उपन्यास हैं, इनके 3 उपन्यासों के नाम दिए हैं। मैला आंचल नाम का एक उपन्यास है, परती, परी कथा और जुलूस, ये इनके ख्याति प्राप्त ऐसे उपन्यास। और इन्होंने कथा संग्रह कहकर जो लिखे गए हैं उनमें से 3 के यहाँ ज़्यादा लोग उसे पहचानते जानते हैं। वे हैं, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी और अच्छे आदमी, ये इनके कथा संग्रह। अब इन्होंने जो रिपोर्टाज जिसे आप लोग कहते हैं कि जो भी घटनाएं घटी हुई है, जिस तरह की घटी है, उसे ही आप लोग वृत्तांत कहकर जानते हैं कि जैसे ही की शुरुआत कब हुई, कौन आए, क्या कहा, ये सब बातें उसी में लिखी जाती है, जैसे घटी हुई घटना है उसी तरह। तो इनके रिपोर्टाज कहकर भी कुछ बातें लिखी गई है। उसमें है ऋण जल धन जल, यह एक, और नेपाली क्रांति कथा, ये इनके रिपोर्टाज के नाम है। अब इन्होंने ये जो ठेस, जो पूरक पठन लिखा गया है, ये हमारे सामने रखा गया है, इसमें कौन सी बातें हैं? अब ये ठेस, इसका मतलब है कि जब भी हम कभी जाते समय रास्ते में पत्थर से टकराते हैं तो उंगली को चोट आ जाती है तो उसे ठेस कहा जाता है। लेकिन वास्तव में यहाँ वैसे नहीं है, बल्कि किसी की बात अपने दिल पर लगना या उससे अपने मन में वह गांठ बनी रहना, उसे कहा गया है ठेस। अब यहाँ इन्होंने इस ये जो कहानी है, आंचलिक कहानी, इस कहानी में इन्होंने बिहार जो राज्य है, यहाँ के ग्रामीण जीवन पर आधारित, देहातों में जो जीवन व्यतीत करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ उन्हें देखकर इस कहानी का लेखन कार्य किया गया। इस कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जी हमें यह बताना चाहते हैं कि देहातों में जो जीवन व्यतीत किया जाता है, बिताया जाता है, उस समय वे किस तरह का व्यवहार करते हैं। इसमें कि ग्रामीण जीवन में सामाजिक संबंध, रिश्ते किनके, लोगों के, किनसे, उन वहाँ रहने वाले लोगों के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, समाज में उन्हें मान सम्मान कितना रहता है। यही नहीं, वहाँ जो कारागिरी, अब कारागिरी यानी कौन, कि जो काम करने वाले व्यवसायिक कारागिरों के ऊपर उनके नाम भी दिए गए जाते हैं। सुनार, अब जैसे कि धोबी, ये जैसे कि तेली, या उसी तरह कई हैं कि उनके नाम के या उनके व्यवसाय के आधार पर उन्हें नाम दिए जाते हैं। वैसे ही ये कारागिरी जो है, वो कार्य करने या काम किस तरह करते हैं, या कोई कला जो उनके अंदर है, वह अपने व्यवसाय के माध्यम से जीवित रखते हैं। सुतार, जैसे कि जो कामकाज के लिए साधन बनाए जाते हैं, वो किस तरह के बनाते हैं, वह कारागिरी उनके स्वभाव, स्वाभिमान। अब स्वाभिमान क्या है? कोई भी बात है कि किसी ने कहा कि आप खड़े रह जाए, अगर आपको मन को लगता है कि वे सही कर रहे तो खड़े रहना ठीक है, लेकिन वो वास्तव में आपका गलत इस्तेमाल कर कर, डांट कर, भला बुरा कर कर, अगर आपको कमज़ोर दिखाना चाहता है तो उस समय उसकी बात न मानना, उसे कहते स्वाभिमान।
तो ये जो कारागिर जो रहते हैं उन्हें भी वह जो सही लगता है वही करते हैं उसी तरह। और इसे इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से इसे उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। अब संक्षिप्त में हम देखेंगे कि ठेस में क्या है। ठेस में इसी तरह देहात में एक रहने वाला एक कारागिर है और वह, उसका नाम है सिरचन। वह क्या करता है, बल्कि वह बैठने के लिए चटाई या दरवाज़ों के लिए जो पर्दा या सोने के लिए जो चटाई जिसे कहते हैं आप लोग मराठी में, वह बनाने वाला। लेकिन वह इतने अच्छे ढंग से उसे बनाता है कि उसके जैसा बनाने वाला गांव में दूसरा कोई न होगा। लेकिन वह जो सिरचन है, सिरचन को गांव में जो खेती में काम करने वाले लोग हैं उनके जैसा कामकाज करने के लिए नहीं आता। इसीलिए उसे सब लोग काम पर, कभी खेती पर उसे बुलाते नहीं हैं। अगर बुलाएंगे तो भी वह अगर जाएगा काम करने के लिए तो बहुत देर से जाएगा, बहुत धीमी गति से काम करेगा। इसीलिए खेत खलिहान के कार्यों में सिरचन को बुलाया नहीं जाता या उसे कोई काम पर नहीं लगाते थे। लेकिन वह इन चीज़ों को बनाने में बहुत ही अच्छे ढंग से इन चीज़ों को बनाता है। लेकिन अगर कभी गलती से भी अगर इसे किसी ने ध्यान नहीं दिया या इसी की बात नहीं मानी तो वह काम, कोई भी अगर वह अच्छा काम कर रहा है लेकिन अगर उसे वहाँ के घर के लोगों की बात अगर बुरी लगी तो वह तुरंत वह काम छोड़ देता है और चला जाता है दोबारा कर। अगर कोई भी बात है उसके मन पर अगर लग गई तो वह इसी तरह करता है। अब हम इसे अगर थोड़ा थोड़ा कर देख लेंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि वैसे ही लेखक यहाँ कहते हैं कि अगर उसे जब भी हमारे घर में बुलाया जाता था ऐसी कुछ चीज़ें बनाने के लिए तो सबसे पहले लेखक क्या करते थे, गणेश्वरनाथ रेणु जी अपनी माँ से कहते थे कि माँ तुम उसे बुला रही हो सही है, लेकिन उसे क्या देने वाली, अच्छा दे दो और उसे पसंद आना चाहिए, नहीं तो वह बहुत ही बात करते समय, उसी ने लेखक ने देखा था किसी को बात करते समय वो उसकी पूरी उस छात्र के, लेखक के, समवयस्क जो भी होगा उसी के घर की इज्जत उसने बिखेर दी थी कि तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं दिया जाता, क्या तुम्हारे घर के खाना रहता, इसी तरह कुछ कहा। इसीलिए लेखक जब भी उन्हें अगर घर बुलाना चाहती है माँ कुछ बनाने के लिए तो लेखक पहले पूछते थे कि तू उसे क्या क्या देने वाली है, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, उसे जितना देना चाहती हो दिल खोल कर देना चाहिए, तो ही वह काम अच्छा करता है या तो ही वह बात मानता है। तो माँ कहती थी लेखक से कि तू बुला कर ला, मैं उसे जानती हूँ, उसे मैं कुछ कम नहीं देती, वह खुशी खुशी अपने यहाँ आ जाता है और अपने जो भी उससे चीज़ बनानी है वो बनवा कर देता है, तो उसकी फिक्र न कर। तो लेखक उसे बुलाते हैं। लेखक क्यों बुलाते हैं? लेखक की जो बहन है वह बहन ससुराल जाने वाली है और उसी समय ससुराल के लोगों ने कुछ चीज़ें बनवा कर लाने के लिए कहा। अब पहली बार बेटी जा रही है तो बेटी के ससुराल वालों ने जिन चीज़ों की मांग की है वह इस सिरचन से बनवाकर माँ यानी लेखक की माँ बेटी के साथ उसे भेजना चाहती है। इसी तरह की ये कहानी है। इसी में ये बात कही है कि वह बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाता है, जो भी उसके अंदर जो कला है वह बहुत ही अच्छी है।
उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है ऐसे कार्य में। और जब वैसी ही बात लेखक के घर की जो उन्हीं की भाभी हो या चाची हो, ये कुछ बातें उसके बारे में अच्छी नहीं कहते तो इसका बहुत बुरा असर उस पर हो जाता है। उसे ये बातें चोट की जैसे लग जाती हैं, वह अधूरा ही काम छोड़ता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर आऊँगा, फिर कर लूँगा, इस तरह कहता है। फिर आऊँगा या करूँगा इस तरह दोबारा नहीं आता। और लेकिन आखिरी में जब वह लेखक की बहन जाने का समय आ जाता है तो उस समय वह अपने घर से ही इन चीज़ों को बनाकर लाकर दे देता है। इसी तरह की कहानी है और इसी में ये जो पूरक पठन है ठेस किस तरह कहीं कहीं बात दिल पर चोट के जैसे बैठ जाती हैं, यह इस कहानी के माध्यम से लेखक धनेश्वर नाथ जी ने कहने की कोशिश की। अब हम इसे देखना आरंभ कर रहे हैं, जितना हो जाता है उतना फिर आगे देखिए। पेज नंबर 42 पर है इस पूरक पठन। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। देखिए खेती का कामकाज है तो सिरचन नाम का जो वहाँ कारागिर है उस गांव का, उसी की गिनती वहाँ नहीं करते। कैसे? लोग उसको बेकारी नहीं, बेगार। अब देखिए बेगार, बेगार का मतलब क्या? देखिए बिना मजदूरी से जबरदस्ती लिया गया काम, बिना मजदूरी से। मजदूरी से, बिना मजदूरी से जबरदस्ती लिया गया काम। जबरदस्ती से लिया गया काम। अब देखिए लोग उसको बेकार ही नहीं, काम न करने वाला ही नहीं, बल्कि बेकार समझते हैं। इन्हें उससे काम लेना, इन्हें उसे कुछ देने की जरूरत नहीं, मजदूरी देने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसे काम पर लगाते हैं। उसने काम थोड़ा बहुत किया तो उसे थोड़ा बहुत खिलाना, ऐसे मानते हैं। किसके बारे में? सिरचन के बारे में। इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। इस कारण की वजह से सिरचन को खेती में कोई कामकाज है तो कभी भी उसे लोग बुलाते नहीं है, क्योंकि वह उतना काम नहीं करता जो गांव के बचे हुए मजदूर करते होंगे, इसीलिए उसे नहीं बुलाया जाए। अब आगे क्या होगा? उसे बुलाकर लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उसे बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इससे काम जल्दी नहीं हो जाएगा, बल्कि काम होने में देरी हो जाएगी। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब भी सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए वह कैसा है? जिसकी खेती में उसे काम पर बुलाया गया हो, मान लो बचे हुए मजदूर खेती पर जाएंगे, 1/3 काम कर लेंगे, यानी 1 हिस्सा काम वो कर लेंगे, सिर्फ 2 हिस्सा दिन भर जो काम हो जाएगा वो रह गया है। इतनी देरी से वहां जाएगा और जाते समय में भी किस ढंग से, बहुत धीमी गति से एक एक पग बढ़ाते समय सोच समझ कर रख रहा है, ऐसी गति से वह आ जाता है। तब तक वह जब तक खेती पर आ जाएगा तब तक बचे हुए मजदूरों का 1/3 कामकाज पूरा हो जाएगा। इसी तरह इतनी देरी से वह काम के लिए आ सकता है। इसीलिए
पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ, जो छोटा रास्ता रहता है खेती में जाने का, लोग आने जाने के रास्ते का छोटा रास्ता जो रहता है पगडंडी, मेन पर से खेती के भांत पर से जाने आने वाला रास्ता जो है उस पर पांव तोल तोल कर पांव रखता है धीमी गति से। धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, अगर उसके बुरा न मानना, उसे काम पर बुलाना, यानी मुफ्त में मजदूरी देने के जैसा है, सिरचन को अगर बुलाएंगे उसी के जैसा, वही नहीं बहुत देरी से आ जाता है, काम उससे नहीं होता, इसीलिए गांव के लोग उसे काम पर नहीं बुलाते। कब? खेती के कामकाज के लिए। आगे आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। चटोर इसका मतलब है स्वाद लोलुप, स्वाद लोलुप। देखिए सिरचन को अगर कोई मुफ्तखोर, कामचोर यानी मुफ्त आकर सिर्फ खाने के लिए आ जाना, काम न करने वाला या काम बहुत कम करने वाला, या स्वाद लोलुप यानी चटोर, सिर्फ अच्छे खाने के लिए मिल जाएगा तो बस कहकर इसे पहचानते हैं। एक समय था जब उसकी मड़ियों के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। अब देखिए मड़िया इसका मतलब क्या है? झोपड़ी। अब जब एक समय था कि जब उसी के पास दूसरे गांव के बाबू लोग, बड़े लोग आ जाते थे और उनकी सवारी उनके पास आकर रुक जाती, तो किसके लिए? उसे कोई कामकाज कर लेना चाहते होंगे, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। और उसी समय लोग उसे पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद करते थे, उसकी देखभाल करते थे। उसे क्या चाहिए मैं ला कर दे दूंगा, ऐसे कहते थे। अरे सिरचन भाई, आप तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है सारे इलाके में। अब क्या है ये जो तू काम करता है, ये कारागिरी, ये इतना अच्छा बनाना कि जिसकी सुंदरता देखते ही लगेगा कि ये किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, इन चीज़ों को, ऐसी कारागिरी सिर्फ आपके ही पास है। इस तरह की तारीफ लोग, जो बाबू लोग उसके पास आकर वो अपनी सवारी रोक कर दिन भर उसके पास बैठकर कुछ चीज़ें बनाकर ले जाना चाहते, उस समय ऐसे कहा जाता था। एक दिन का समय निकाल कर चलो, उसे कहते थे कि आप आइए, एक दिन का समय निकाल कर और जो करना है वहाँ कीजिए। ऐसे उसे बुलाने के लिए लोग आ जाते। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक बांस की तिलियों का बना हुआ पर्दा, बांस की तिलियों का बना हुआ पर्दा। अब वहां उन्हें जो आ जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए आ जाते हैं, वे कहते हैं कि बड़े भैया ने कहा है कि सिरचन से चिक बनाकर, अब देखिए ये बांस का है, बांस की तिलियों से बना हुआ पर्दा। अब बांस किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग चटाई कहते हैं, वो आजकल जो बन जाती है वह किस तरह की अलग है, लेकिन ये जो पेड़ की, जो बांस की जो लंबी रहते हैं, उसमें से निकाल कर उसे टेढ़ा मेढ़ा टूटता नहीं है, इस तरह की उससे बनाई गई पर्दा कि जो दीवार से लगाया जाता है, बाहर के मेहमानों को अंदर की बात दिखाई न दे इसीलिए लगाए जाते हैं। वो
वह बनाने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ तक हुआ है, पेज नंबर 24 पर 2 परिच्छेद हुए हैं। इसके आगे का हिस्सा हम बाद में देख लेंगे।